आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, और गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 90% चांस होते हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग आने का, और 4 नंबर का आता है। ठीक है, कुल 4-5 अनुप्रयोग हैं आपके, उनमें से एक अनुप्रयोग पूछा जाता है परीक्षा में और वो 4 नंबर का आता है। समझ में बात? इसलिए जितने भी 4-5 अनुप्रयोग आपको कराए जाएंगे वो सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है। समझ में बात? तो अब हम बात कर लेते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। समझ में बात? ठीक है, तो अब पहला जो अनुप्रयोग है तो हम बात कर लेते हैं अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट। अनुप्रयोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं, और अनुप्रयोग फर्स्ट क्या है? एक चालक तार है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में बात? ठीक है, तो यानी गाउस के नियम की सहायता से गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका पहला अनुप्रयोग हुआ। ठीक है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका पहला अनुप्रयोग। गाउस के नियम की सहायता से हमें कोई अनंत लंबाई का आपके पास चालक तार है, ठीक है, और उसके कारण क्या निकालनी है? आवेशित है, और उस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। समझ में? क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। या फिर ऐसे कह सकते हैं अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण, ठीक है, अनंत रेखीय आवेश वितरण की बात, आवेश की बात। समझिए बात? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या ऐसा होता है गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझने की बात? ठीक है, तो हम दोनों ही कंडीशनों की बात कर लेते हैं। जब हम दोनों ही कंडीशनों की बात करते हैं तो हमारे पास हमने किया कि हमने देखी ये कोई हमारे पास चालक तार है, ये हमारे पास क्या है? कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार हो, अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, और मैंने उसका कोई हिस्सा ले लिया है, अनंत लंबाई के चालक तार का कोई हिस्सा ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने ए और यहाँ दे दिया मैंने इसको बी। ठीक है, इस चालक तार को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश इस पर रेखीय रूप से वितरित हो गया। कैसे वितरित हो गया? रेखीय रूप से। ठीक है, तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या आ गया? लेम्डा। क्या आ गया? इस पर रेखीय आवेश घनत्व हो गया लेम्डा। समझ में आई बात? प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पे रेखीय आवेश घनत्व कितना उत्पन्न हो गया? लेम्डा। ये तार का मध्य बिंदु है, ठीक है, और मध्य बिंदु, तार के मध्य बिंदु से मैंने क्या किया? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। समझ में आई बात? एक बिंदु ले लिया P स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु ले लिया P
और इस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी। समझ में बात? ध्यान सुनो, एक अनंत लंबाई के चालक तार का एक भाग ए भी है, ठीक है, अनंत लंबाई के चालक तार का एक भाग क्या है, ए बी, ठीक है, और इस ए बी भाग को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश रेखीय रूप से क्या हो गया, वितरण हो गया, मतलब आवेश का कौन सा वितरण हुआ, रेखीय आवेश वितरण हुआ, और रेखीय आवेश घनत्व आ गया लैम्डा, क्या आ गया, रेखीय आवेश घनत्व आ गया लैम्डा। समझ में बात? ठीक है, इस तार पर रेखीय आवेश घनत्व क्या आ गया, लैम्डा। तार के मध्य बिंदु, तार के लंबवत, तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, आप इधर भी ले सकते हैं बिंदु P को, इधर भी ले सकते हैं, तार है, ये तार है, ये बेटा तार है, आप बिंदु P को मध्य बिंदु से इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी त्रिज्यीय रूप में आप इधर भी बिंदु P को ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक बिंदु P स्मॉल r दूरी पे बिंदु P लिया, ठीक है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और दिशा भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, दिशा। पहले हम विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे दोनों, मध्य बिंदु O से ऊपर और नीचे दो अल्पांश ले लेते हैं। एक अल्पांश मैंने ये ले लिया, ठीक है, समान दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर, और एक अल्पांश मैंने ये ले लिया, ये ले लिए, दो अल्पांश ले लिए, ये dl है और ये कितना है dl, ये स्मॉल l दूरी पे नीचे लिया मैंने और स्मॉल l दूरी पर लिया ऊपर लिया। कोई दिक्कत है क्या, समझ में एक बार, स्मॉल l बिंदु O से स्मॉल l दूरी पे ऊपर और नीचे तो क्या ले लिए मैंने, अल्पांश ले लिए। अब ये अल्पांश, इसका नाम दे दिया मैंने अल्पांश का A1, इसका नाम दे दिया मैंने अल्पांश का A2। समान लंबाई के दो अल्पांश लिए, अल्पांश मतलब अल्प लंबाई के टुकड़े ले लिए, ठीक है, ऊपर ले लिया एक और क्या ले लिया मैंने, नीचे ले लिया, ठीक है। अब ये अल्पांश अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न करेगा बिंदु P पर, ये अपना अल्पांश अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसने अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न किया भैया बिंदु P पर, ठीक है, जितना भी किया वो देख लेते हैं अभी कितना किया है, ठीक है। और ये भी अल्पांश अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो मेरे यहाँ इसने अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न किया और इसने अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न किया। समझ में की बात, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसको सही बना देता हूँ, साफ बन जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ मैं कोई बिंदु P लूंगा, तो इसने अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है, और इसने भी अपना बिंदु क्षेत्र उत्पन्न किया, अभी भी नहीं बना। अच्छा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया तो मैंने पूरा मिटा दिया है। इधर में बात कर रहा हूँ, तो ध्यान बना लेता हूँ बीच में। ये आपके पास तार हुआ अनंत लंबाई, ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया था मैंने, कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश, ये इसका मध्य बिंदु था, प्लस क्यू आवेश दिया, तो आवेश एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। आवेश का ये नाम है, नाम दिया मैंने, तार का नाम दिया ए बी, कोई दिक्कत है, ये मध्य बिंदु O से स्मॉल r बिंदु क्या है P, ठीक है। मान लीजिए ये कोण L का बना, ये कोण L का बनता है, ये कोण L का बनता है, ठीक है, तो ये कोण कितना होगा, L का होगा। समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ मैंने, अच्छा, यहाँ प्लस क्यू आवेश दिया तो आवेश घनत्व लैम्डा उत्पन्न हो गया। दो मैंने क्या माने, अल्पांश, एक अल्पांश ऊपर मान लिया, इसका नाम दे दिया A1, एक अल्पांश नीचे मान लिया, इसका नाम दे दिया A2। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एक चालक तार था, चालक तार लिया मैंने, कोई हिस्सा है चालक तार अनंत लंबाई के आवेश तार को हिस्सा ए भी है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया है, जिसपे आवेश कितना आ गया, लैम्डा आ गया है, ठीक है। मैंने इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है, ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की
मध्य बिंदु O से स्मॉल n दूरी ऊपर, स्मॉल n दूरी नीचे, दो अल्पांश ले लिए समान लंबाई के A1 व A2। अब दोनों अल्पांशों ने अपना बिंदु छेद उत्पन्न किया यहाँ, ठीक है, इसलिए अपना किया DE, कितना किया DE, इसलिए भी अपना कितना किया, इसलिए भी अपना किया DE। दोनों ही विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान होंगे, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। अल्पांशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण समान होता है, क्योंकि अल्पांशों की लंबाई समान है, ठीक है, अल्पांशों की दूरी क्या है, समान है, कोई दिक्कत है। लेकिन दिशा अलग अलग होती है, दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। अब यहाँ कोण अल्फा बन रहा है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, कोण अल्फा बना। तो इसके बिंदु घटक किए डी के यहाँ, तो यहाँ डी के एक तो ऊपर हो गया, और जिधर थीटा लगा हुआ उधर क्या आता है, कॉस आता है, यहाँ हो गया कितना डी ई कॉस अल्फा, क्या हो गया डी कॉस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा डी ई साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। नीचे किया एक घटक, नीचे किया तो डी ई, इसका हो जाएगा डी ई साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल किया तो इसका क्या हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा, समझ में आई बात, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके घटक कर लिए। अब सुनो, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, यहाँ तक मैंने क्या किया, ऐसे केवल घटक किए हैं। जब मैंने घटक किए, देखो मैंने किया क्या है, मैंने एक अनंत लंबाई का आवेश तार था, उसका एक हिस्सा ले लिया AB और उसको प्लस की आवेश दिया, इससे उस पर कितना आवेश बढ़ता गया, उसका गया नेगेटिव आवेश, समझ में आई बात, ठीक है। अब हमको तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे मैंने बिंदु ले लिया P, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। सबसे पहले दिशा ज्ञात करते हैं, तो दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O से स्मॉल n दूरी पर ऊपर और नीचे दो अल्पांश लेते हैं, समान लंबाई के दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी, परिमाण में समान होंगी, लेकिन दिशा क्या होगी, अलग अलग। इनका मैंने घटक कर लिए, ये कोण अल्फा, ये भी अल्फा होगा, ये कोण अल्फा जान लीजिए, ये कोण क्या होगा अल्फा। तो देखो इसके घटक किए मैंने डी के, तो जिधर कोण थीटा लगा होता है डी ई कॉस अल्फा आ गया, और ऊपर कितना होगा डी ई साइन अल्फा। इसके घटक किए मैंने भैया डी ई कॉस अल्फा आ गया और डी ई साइन अल्फा। अब ये जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, वर्टिकल घटक हैं, ये तो समान परिमाण में समान दिशा में विपरीत होने पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों की दिशा क्या है, समान है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल घटक है, जो क्षैतिज घटक है, वो परिमाण और दिशा में समान होने के बाद क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो दिशा प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र की, वो कहाँ प्राप्त होती है, OP के अनुदिश कहाँ प्राप्त होती है, OP के अनुदिश, अर्थात तार के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है, तार के लंबवत, ठीक है, बाहर की ओर प्राप्त, तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है, अर्थात OP के अनुदिश प्राप्त होती है, OP की दिशा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो फटाफट इसको जल्दी बनाओ, दिशा ज्ञात करने की जल्दी बनाओ बेटा। सबसे पहले दिशा ज्ञात करने का आपको चित्र बनाना है, ठीक है, जल्दी बनाओ इसको, फटाफट जल्दी बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाओ भाई। सबसे पहले दिशा ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे इसमें अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न
क्षेत्र की दिशा और लिखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब डायग्राम आपने बना लिया तो पहले दिशा क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट अनंत लंबाई के आवेश तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो लिखो AB कोई अनंत लंबाई के तार का भाग है, AB कोई अनंत लंबाई के तार का भाग है, AB कोई अनंत लंबाई के तार का भाग है। तार को प्लस Q आवेश देने पर, तार को प्लस Q आवेश देने पर, तार को प्लस Q आवेश देने पर तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा उत्पन्न हो जाता है। तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा उत्पन्न हो जाता है। तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा उत्पन्न हो जाता है। तार की लंबाई के लंबवत, तार की लंबाई के लंबवत, तार की लंबाई के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज कर देना भैया, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात करनी है। पैराग्राफ चेंज कर देना भैया जल्दी फटाफट। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तार के मध्य बिंदु O, तार के मध्य बिंदु O के ऊपर व नीचे तार के मध्य बिंदु O के ऊपर व नीचे स्मॉल l दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर, ऊपर भी स्मॉल है नीचे भी स्मॉल l दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर दो समान लंबाई के अल्पांश, दो समान लंबाई के अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। दो समान लंबाई के अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। दो समान लंबाई के अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। अल्पांशों की लंबाई समान होने के कारण, अल्पांशों की लंबाई समान होने के कारण अल्पांशों की लंबाई समान होने के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है, लेकिन दिशा, लेकिन दिशा A1P व A2P के अनुदिश होगी। लेकिन दिशा A1P तथा A2P के अनुदिश होगी। लेकिन दिशा A1P व A2P के अनुदिश होगी। A1P तथा A2P के अनुदिश होगी। अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE को, अल्पांशों के
को अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र DE को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक DE sin अल्फा परिमाण व दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक DE sin अल्फा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos अल्फा ध्यान रखना, DE sin परिमाण में समान दिशा में होने के कारण कट जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos अल्फा परिमाण और दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं, जबकि DE cos अल्फा क्षैतिज घटक DE cos अल्फा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। ये परिमाण में समान ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE cos अल्फा परिमाण और दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। दिशा कहाँ प्राप्त होगी? कहाँ? OP की ओर। कहाँ प्राप्त होगी? OP की ओर। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत होती है। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की लंबाई के लंबवत होती है। तार की लंबाई क्या होती है? लंबवत होती है, अर्थात OP के अनुदिश होती है, ये तो पहले दिशा ज्ञात करनी है आपको। अर्थात कहाँ प्राप्त हुई है? OP के अनुदिश, OP की दिशा में। समझ? ठीक है। अच्छा, अब दिशा के बाद क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण दूसरा पॉइंट है इसका, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा आ गई। अब क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो बेटा ये तार था आपके पास, ये तार है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया था। कितना आवेश दिया था? प्लस क्यू आवेश दिया था। तार की लंबाई स्मॉल l है। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करते हैं भैया, ये हमारे पास तार है। अब तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं? गाउस का नियम क्या कहता है कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। समझ में ये बात? अब तार है तो हमेशा मैंने बताया कि सममित होना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। तार कैसा होता है? बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। तो तार बेलनाकार है तो आप एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे बेलनाकार। ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी मान लेंगे? स्मॉल r। कितनी मान लेंगे? स्मॉल r। समझ में ये बात? तो आप ध्यान से सुनो भैया, हमारे पास तार था तो हम रेखीय आवेश, इसके रेखीय आवेश को अक्ष मानेंगे या तार को क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अक्ष मान लेंगे। और अक्ष मानते हुए एक बेलन की कल्पना कर लेंगे। इसकी एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो ये मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की
ठीक है। तो ये मेरा हो गया बेलनाकार पृष्ठ हो गया। ये मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। समझ में आई बात? एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे और जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है। तो मैं थोड़ा साफ बना देता हूँ इस बेलर को। तो ध्यान रखो भैया, किसी तार के कारण यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, उस तार को अक्ष मानते हुए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है। ये बेलनाकार गाउसियन क्या बना दिया, पृष्ठ बना दिया मैंने। ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है। और ये इससे मतलब यहाँ क्या हो गया, इसका तार हो गया। ठीक है। ये तार था, इस पे प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। समझ में आई बात? एक स्मॉल एल लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना की, जिसकी त्रिज्या मैंने मान ली है कितनी, त्रिज्या स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। समझ में आई बात? इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है। अब इस गाउसियन पृष्ठ पे आपको पता है आवेश कितना होगा, आवेश आपको पता ही है। ठीक है। आवेश कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ आर दूरी पर इसकी त्रिज्या आर दूरी पर क्या है, बिंदु कोई पी स्थित है। यहाँ आर दूरी इस बिंदु पी स्थित है। आर दूरी पे बिंदु पी दिया था। समझ बात? ठीक है। आर दूरी इधर, आर दूरी इधर। मैंने एक गाउसियन पृष्ठ क्या करी, कल्पना। ध्यान से सुनो भैया, इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर। तो इधर और आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी दिया था मैंने, बिंदु पी स्थित है। ठीक है। अब आपको पता है कि आर दूरी पर जब बिंदु पी स्थित है तो एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, स्मॉल एल लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस देखिए आवेश को अक्ष मानते हुए, जिस पर वक्र पृष्ठ क्या है, बिंदु पी स्थित है, आर दूरी बिंदु पी स्थित है। और बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यदि भागों की बात करें देखो, एक तो भैया यहाँ अल्पांश ले लिया मैंने, एक अल्पांश ले लिया। समझ में आई बात? एक अल्पांश, इसको नाम दे दिया मैंने S1 भाग, कौन दे दिया, इसको मैंने दे दिया S1। और ये एक अल्पांश ध्यान दिया मैंने, इसको नाम दे दिया S2। और एक अल्पांश मैंने यहाँ लिया। ठीक है। एक अल्पांश मैंने यहाँ ले लिया और इसको नाम दे दिया S3। 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं बेलनाकार। बेलन के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में विभक्त कर लिया, विभाजित कर लिया। 2 वृत्ताकार भाग और एक क्या है, वक्र पृष्ठ। ठीक है। विद्युत क्षेत्र दिशा ओपी की ओर दिशा है और विद्युत क्षेत्र दिशा इस पृष्ठ की ओर दिशा यहाँ ऐसे आएगी। ठीक है। ई वेक्टर की दिशा। अच्छा, मैंने अल्पांश लिए हैं, क्या लिए हैं, अल्पांश लिए हैं। समझ में आई? मैंने क्या लिए हैं, अल्पांश लिए हैं। तो ये अल्पांश ध्यान दिया मैंने, एक अल्पांश है ds। और अल्पांश की दिशा, अल्पांश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये अल्पांश की क्या हो जाएगी, दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इनके दोनों मत 0 डिग्री। अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, विद्युत क्षेत्र दिशा ओपी के अनुसार ऐसी है विद्युत क्षेत्र दिशा। ठीक है। और अल्पांश की दिशा कैसे है, ऐसे है। ds वेक्टर की दिशा कैसे है, ऐसे है। तो थीटा कितना बन जाएगा, इनके मध्य में 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। भैया अल्पांश दिए हुए, अल्पांश ds वेक्टर सदिश क्षेत्रों की दिशा कैसे होती है, तल के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की होती है। ऐसे ही यहाँ भी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र दिशा ऐसे हुई और यहाँ पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, किसकी, ds वेक्टर की। और ये किसकी दिशा हुई, ये आपकी हुई विद्युत क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा हुई, विद्युत क्षेत्र की। यहाँ भी थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। मैंने इसके 3 भाग कर लिए। ठीक है। 2 तो एक तो वक्र पृष्ठ हो गया, 2 वृत्ताकार भाग हुए और तीनों भागों पर मैंने अल्पांश लिए। यहाँ लिया एक अल्पांश ds वेक्टर, विद्युत क्षेत्र दिशा ओपी के अनुसार बाहर की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र दिशा ओपी के अनुसार बाहर की ओर ली। ds वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ds वेक्टर में हमेशा सदिश क्षेत्र का होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो इसकी बाहर की ओर। यहाँ लिया मैंने पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे आ गया ds वेक्टर, विद्युत क्षेत्र दिशा ऐसे। तो थीटा कितना, 90 डिग्री। यहाँ लिया मैंने, तो यहाँ लिया इसमें पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, थीटा का कितना आ गया, यहाँ भी 90 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब इसमें आप लिखेंगे रेखीय आवेश। ठीक है। अच्छा, यहाँ एटला दिया मैंने
ठीक है, तो तीव्रता ज्ञात करने में आप क्या लिखेंगे, देखिए आवेश को अक्ष मानते हुए, देखिए आवेश को अक्ष मानते हुए स्मॉल एल लंबाई एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक, स्मॉल एल लंबाई एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक, स्मॉल एल लंबाई एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल एल लंबाई एवं स्मॉल आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसमें स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिसमें स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिसमें स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। समझ में आई बात? ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। अतः रेखीय आवेश घनत्व, अतः रेखीय आवेश घनत्व, अतः रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, लैम्ब्डा n। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। समीकरण नंबर 1 उतारो भैया और चित्र को बनाओ जल्दी फटाफट, डायग्राम बनाओ ये फटाफट जल्दी। समीकरण नंबर 1 तक उतारो, डायग्राम बनाओ जल्दी, जल्दी बनाओ ये फटाफट। जल्दी डायग्राम बनाओ फटाफट। हाँ, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा समीकरण नंबर 1 तक। नीचे लिखो, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 2 वृत्तीय भाग S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 2 वृत्तीय भाग S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है, S3 है। अगली नीचे की लाइन से लिखना है आपको, नेक्स्ट लाइन से। अतः तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, अतः तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, हाँ, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहेगा, 1 समाकलन E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और ये पूर्ण सतह के लिए, S के लिए, तीनों सतह के लिए कैसे लगाएंगे, 1 समाकलन S1 के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर प्लस में 1 समाकलन S2 के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर, ठीक है, प्लस में 1 समाकलन S3 के लिए E वेक्टर डॉट में ds वेक्टर बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सबको मैं क्या करूंगा, आगे सॉल्व करूंगा। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को आप खोल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ खोलते हैं
थीटा कितना है S1 के लिए, थीटा बराबर में 90 डिग्री। S2 के लिए भी कितना है थीटा, थीटा बराबर में 90 डिग्री। S3 के लिए कितना है, S3 के लिए थीटा बराबर कितना है, देखो थीटा दोनों एक, थीटा बराबर कितना है 0, थीटा बराबर में 0 डिग्री। समझ में नहीं बात? फटाफट इनको काट दो, मार्क कर दीजिए जल्दी उतारो भैया फटाफट। हाँ मान रखते हैं, देखो मान रखा है, मैंने इसमें रखा मान, ठीक है। 1 समाकलन S1 E ds cos 90 प्लस में 1 समाकलन S2 E ds cos 90 प्लस में 1 समाकलन S3 E ds cos 0 डिग्री बराबर में Q/T में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q/T में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो cos 0 में cos 90 0, cos 90 0, तो अपने पास ये चीज होते हैं 1 समाकलन S3, ठीक है, E cos 0 का कितना होता है, cos 0 का 1 E ds बराबर में Q में एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी। अब आगे इसको यदि हल करें तो आगे क्या आएगा बताओ, आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आगे देखो E को बाहर ले लेंगे, E को बाहर ले लिया, समाकलन बंद S3 प्लस के लिए ds बराबर में Q में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds का समाकलन S, और S क्या है, कौन सा भाग है, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h), क्या होता है 2πr(h), लेकिन यहाँ लंबाई कितनी है 2πr(h) है, तो यहाँ लंबाई कितनी l है, ठीक है। तो यहाँ S बराबर क्या जाएगा 2πrl, क्या जाएगा 2πrl। अच्छा ds का समाकलन S आएगा, और S बराबर लिख सकता हूँ 2πrl लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2πrl लिख सकता हूँ। समझ में नहीं बात, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पूरे तीसरे में लिख सकता हूँ ऐसे समाकलन, ठीक है, 1ds बराबर में 2πrl। भैया ds समाकलन S वक्र पृष्ठ है, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरा, नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrl यहाँ रख देंगे। Q की जगह आपको पता है Q का मान λl है, तो देखो क्या आ जाएगा E कोष्ठक में 2πrl बराबर में λl अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझो λl अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो L से L तो यह कट जाएगा, यहाँ बचेगा E बराबर कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2, समझिए बात, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी, समझ में नहीं बात, ये क्या आ जाएगी आपके पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। केवल एक पार्ट बचा, देखो cos 90 0 ये हट गया, cos 90 0 ये हट गया, S3 वाला बचा, S3 वाला लिख लिया E ds, cos 0 का कितना होता है 1, Q में एप्सिलॉन नॉट, E को ले लिया बाहर, ds ये भाग है वक्र पृष्ठ है, और ds का समाकलन क्या होता है S, ठीक है, और S क्या है वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ के विकर्ण के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrl, लेकिन यहाँ लंबाई कितनी है, यहाँ क्या आएगा 2πrl, यहाँ मैंने लिख दिया इसलिए 2πrl। Q की जगह समीकरण 1 से लिख दिया मैंने λl, ये L से L कट जाता है, ठीक है, तो ये आ जाता है E बराबर में लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल बात करेंगे इसके बारे में आगे, आज के लिए भैया इतनी बात करेंगे, समझ में नहीं बात, ठीक है, धन्यवाद।